सरकार का, जो इनके खुद के पाप किए हुए होते हैं, जो इनके खुद के गलत काम किए होते हैं, उन पर अगर कोई सवाल कर दे तो उसको ये संसद की मान्यताओं के विरुद्ध बताते हैं। 50 साल पहले हुए इमरजेंसी के मुद्दे को लिए तो प्रस्ताव आएगा, और आज जो 24 लाख स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके जो कैरियर के साथ, उनके जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस मुद्दे को उठाना अगर गरिमा के खिलाफ है तो ये इस संसद का कोई मायना नहीं है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। फासिज्म में यही होता है। ओम बिरला इतना बदनाम हो चुका है संसदीय इतिहास में, उस जितना बेगैरत और उस जितना नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई भी स्पीकर आज तक नहीं हुआ था। वो तो इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे कि हेडमास्टर बन के बैठा है, और भाई बच्चे तुम सारे तो अनजान हो, तुम सारे बेवकूफ हो, मैं हेडमास्टर हूँ, तुम कुछ नहीं बोलोगे, अरे चुप रह, बैठ जा। वो उसको दीपेंद्र हुड्डा को कह रहा बैठ जा। ये क्या तमीज है? विश्व क्या देख नहीं रहा है भारत की डेमोक्रेसी का जलवा? ये किस तरह से सड़क पर इसकी जो है बेइज्जती हो रही है, वो देख नहीं रहा है देश। बिल्कुल ही कर, इससे ज्यादा गलत क्या हो सकता है? ये आवाज सबकी बंद करना चाहते हैं, पूरे देश की आवाज को बंद करना चाहते हैं। समाज को इन्होंने बिल्कुल बांट कर रख दिया है जाति धर्म में। सारे देश को ये मणिपुर बना देंगे, इनको तो हटाना बहुत जरूरी है। संसद में तो मेन मुद्दा धर्म के लिए होता है, अगर वो धर्म के लिए बोलेंगे तो वहाँ पे उनके लिए अच्छा है। लेकिन आज जो युवा बेरोजगार हैं, अगर उनकी शिक्षा को लेकर के कोई मुद्दा उठाया जाता है या नीट को लेकर के, तो उसको दबाया जाता है। आज महिलाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या कुछ रोजगार का मुद्दा हो, सभी पे ये माइक म्यूट कर देते हैं। ये तो लोकतंत्र को तो बिल्कुल उसका तो गला घोंटा जा रहा है। कोई इनके खिलाफ आवाज उठाएगा वो सीधे जेल पहुंचेगा। उसको अपने आवाज उठाने का, उनकी आवाज को गले ही दबा देना चाहती है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस देश के छात्र, जो आज लाखों छात्रों का भविष्य जो अंधकार में है, आप सबसे बड़ा अपमान कर रहे हैं देश का, देश की जनता का, देश के लाखों अभिभावकों का, देश के लाखों छात्रों का। तो ये शिक्षा व्यवस्था को अंबानी अडानी की बपौती बनाना चाहते हैं, ये हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बेचना चाहते हैं। ये मणिपुर पे चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई सवाल करेगा उसे उठा के बाहर फेंक देंगे। ये महिला पहलवानों को उठाकर फेंक दिए, कोई सवाल मत करो। ये किसी भी मुद्दे को देख लीजिए, अभी देख लो नीट एग्जाम पे खुद करवाते हैं, खुद ये लीक करवाते हैं, खुद ये पेपर बेचने और खरीदने में शामिल है। फिर ये सवाल कैसे करने देंगे? फिर क्यों नहीं म्यूट करेंगे? म्यूट कर देते हैं ये या तो माइक म्यूट कर देंगे या किसी का गला ही कटवा देंगे अपने जो इनके घूमते रहते हैं उनसे। मेरे पास एक किसान आया और किसान ने हाथ में रुई पकड़ी हुई, और उसने मुझे कहा, उसने मुझे कहा, मेरी आंख में देखकर उसने मुझे अपना वो रुई का बंडल दिया, और उसने कहा, राहुल जी, यही बचा है मेरे खेत का, मेरे खेत का यही बचा है और कुछ बचा नहीं है। मैंने उससे, जो मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भैया आपको बीमा का पैसा मिला, वो पूछा, बीमा का पैसा मिला, वो पूछा, और किसान ने मेरा हाथ पकड़ा। किसान मुझे कहता है कि नहीं राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला, हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों ने वो मुझसे छीन लिया। मगर इस बार बड़ी अजीब सी चीज हुई। जब मैंने किसान को देखा और वो मुझसे बोल रहा था, तो जो उसके दिल में दर्द था वो मेरे दिल में आया। जो उसके आंखों में शर्म थी जब वो अपनी बीवी से बात करता था, वो शर्म मेरी आंखों में आई।
उसकी जो भूख थी वो मुझे समझ आई। और उसके बाद यात्रा बिल्कुल बदल गई। मुझे भीड़ की आवाज नहीं सुनाई देती थी, मुझे सिर्फ उस व्यक्ति की आवाज सुनाई देती थी जो मेरे साथ बात कर रहा था। उसका दर्द, उसकी चोट, उसका दुख, मेरा दुख, मेरी चोट, मेरा दर्द बन गया। समझने की कोशिश करो। नमस्कार भारतवासियों, सुनिए नीट की परीक्षा का गार्जियन को टोटल को क्या बोले, सुन ही लिए। और राहुल जी हर क्षेत्र में न्याय यात्रा, पद यात्रा जोड़कर सभी क्षेत्र को संसद में उठाएंगे, लेकिन मोदी सरकार के स्पीकर, राज्यसभा लोकसभा के स्पीकर माइक को ऑफ कर दे रहे हैं। वो दर्द किसी को सुनने के लिए तैयारी नहीं है, तो अब दर्द कैसे सुनाया जाएगा? जनता तो फैसला दे दिया। अब वो दर्द को आपातकाल की घोषणा से किसी को नहीं सुनेगा मोदी जी। और आगे सुनते रहिए। बीजेपी के जो समर्थक, कट्टर समर्थक थे, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए आगे। उस कट्टर समर्थन के बारे में, उसको अंधभक्ति खत्म हो गया, कम से कम ये बोल रहा है कि अंधभक्ति मुझे खत्म हो गया। सुनिए। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया है आज। और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं, उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। मैं राजीव राणा अपना पक्ष रखने आया हूँ। मेरा मकान बेवजह तोड़ दिया है। मेरा मकान बीडी अप्रूव्ड है, मेरा होटल भी बीडी अप्रूव्ड है, और गलत फहमी मेरा मकान तोड़ दिया इन्होंने। झूठा मुकदमा लिखकर तोड़ दिया मेरा मकान। मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे किसी परिवार का दोष नहीं है। और जिस प्लॉट को लेकर मुझे गलत ठहराया जा रही है, उसके मैं ये सारे पेपर लेकर आया हूँ। ये सारे पेपर हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके। ये जब भी हम थाने आना चाहते थे, कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करता था, कहता था हम बहुत, मतलब हमारी को सुनने को तैयार नहीं था। 2-3 बार हम थाने से लौट गए, एक बार हम एसएसपी साहब के यहाँ से लौट गए, और हमने अपना वीडियो भी वायरल किया अपनी बात कहने के लिए। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया है आज। और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं, उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। हम राहुल गांधी का एक कहानी सुनाए, एक अंधभक्त की कहानी, वो अपने दर्द सुनाया। एक कहानी और सुन लीजिए हमारे सांसद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से, जो अपने दर्द बयां किए हैं। उस बयां को सुनिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्पीकर सर, मैं क्योंकि सवाल शुरू अभी नहीं हुआ, मैंने आपकी बात मान ली कि वो घर पे हैं। स्पीकर सर, देश के होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पास कराया है। मैंने मंत्री जी का भाषण सुना और उन्होंने कहा कि उन्होंने असेंबली से पास करा करके इस प्रस्ताव को इस सदन में लाने का काम किया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब मैंने ऐसा नहीं कहा है, थोड़ा उनकी समझने में गड़बड़ हो गई है। मैंने ऐसा कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अब अस्तित्व नहीं है, और राष्ट्रपति महोदय एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर लेके आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा नहीं। स्पीकर सर, माननीय सदस्य उस समय नहीं होंगे। स्पीकर सर, मैं यही चाहता था, स्पीकर सर मैं ये चाहता था एक बात और आ जाए। बोल रहे हैं रिकॉर्ड में भी, आप चाहें तो मैं स्पीकर साहब सहमत हूँ जो आपने कहा, लेकिन ये बात मैं एक बार दोबारा सुनना चाहता था। और मैं इसलिए कि मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि समय नहीं है, लेकिन आप मेरे को किस्सा नहीं सुनाने देंगे। स्पीकर सर, 2 दिन पहले
उस प्रदेश के गवर्नर ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, और 48 घंटे के बाद क्या हुआ वो पूरा देश जानता है। उन बातों को मैं दोबारा ये कहूं कि जो हमारी माइंस ने कहा कि सड़कों पे क्या है, जिस प्रदेश के लिए फैसला लिया गया है वो प्रदेश में खुशी है कि नहीं है, उस हिस्से में खुशी है कि नहीं है, वहां की जनता दुखी है या खुश है, कम से कम मैं जान लूं। और फिर स्पीकर सर, मैं वो किस्सा बताता हूं। ये बादशाह एक बार बैठे थे, दावत हो रही थी उनके यहाँ, बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री, सलाहकार सब बैठे थे। वो किस्सा ऐसा है जो आप भी सुनोगे, शायद आपको उसमें जवाब मिल जाएगा और देश ये समझ जाएगा कि हाँ यही हुआ होगा। और जब खाना दावत चल रही थी, बादशाह ने केवल इतना कह दिया कि देखो बैगन की सब्जी कितनी अच्छी बनी है, और सलाहकारों ने इतने पुल बांधे कि देखिए बैंगन ऐसा कभी बन ही नहीं सकता था। उसके बाद और जो मंत्री थे वो भी कह रहे कि क्या बैगन बना है। उन्होंने कहा कि देखो हमारा सबसे अच्छा सलाहकार है बीरबल, बताओ कैसा है ये बैगन। बोला इससे अच्छी तो सब्जी बनी नहीं सकती थी, ये तो सबसे अच्छी सब्जी है, क्योंकि सब्जी के ऊपर ताज है, इसलिए ये सब्जियों का राजा है। और अगले दिन हुआ क्या कि वो बादशाह बीमार हो गए। उन्होंने तलब किया कि भी समझाओ आकर बीरबल जो सब्जी तुमने बताया तो सबसे अच्छी है, अभी देखिए फिट होगी। और जब बुलाया गया तो देखा कि बादशाह बीमार हैं और उनके आसपास चारों तरफ जितने भी हकीम, जितने भी हो सकते सब थे। उन्होंने बीरबल से पूछा ये बताओ कल तो कह रहे थे सब्जी अच्छी है और ये आज आप आते ही बुराई करने लगे, और जब बुराई कर रहे हो तो आखिरकार क्यों बुराई कर रहे हो। तो बीरबल झुक करके कहा बादशाह मैं कोई बैगन की नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं बादशाह की नौकरी कर रहा हूँ। अगर बादशाह को अच्छा लगेगा तो मैं अच्छा कहूंगा, बादशाह को खराब लगेगा तो मैं खराब कहूंगा। तो माननीय गवर्नर साहब ने वही फैसला लिया जो फैसला आप चाहते थे। वो कॉन्शियस असेंबली का फैसला नहीं है, ये फैसला ऊपर से नीचे गया है। और ये दुख की बात, अगर स्पीकर सर कश्मीर में किसने क्या खोया, हमने भी खोया है, हमारे लोगों ने खोया है। हमारे साथ में जिसने मुझे कमांड किया मिलिट्री स्कूल में, वो 2 बार का एडीसी था यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में, मेजर गोविंदर सिंह राठौर। स्पीकर सर नहीं सर, ओके, आई एम नॉट यील्डिंग हिम। स्पीकर सर आप बोलते जाओ। ये स्पीकर सर मैं कहना चाहता हूँ, वो यहाँ से गया अपनी नौकरी छोड़कर। आई एम नॉट यील्डिंग यू, आई एम नॉट यील्डिंग यू, आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट यील्डिंग। मेजर गोविंदर सिंह राठौर यहाँ से नौकरी छोड़ के गए और वो शहीद हुए, वो आतंकवादियों के सामने शहीद हो गए। मैं जिस मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे फौज के लोग न जाने कितने शहीद हुए हैं। और अगर फौज के लोग बैठे हों या अगर कोई यहाँ फौज के बारे में समझता हो तो मेरे स्कूल के पढ़े हुए न जाने कितने नौजवान शहीद हुए वहां पर। जो 2 बार राष्ट्रपति जी के साथ एडीसी रहा हो वो शहीद हो गया वहां पर। क्या हम कश्मीर के लिए, क्या हम नहीं है? क्या कश्मीर को हम नहीं चाहते? क्या हमारा देश कश्मीर नहीं है? क्या मैं कहना चाहता हूँ, स्पीकर सर ये बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 11 साल तो आप अपने क्यों नहीं गिनते हो? अरे 70 साल तो अब, हाँ वो तो मुझे लगता है कौन कौन कंफ्यूज हुआ है। कंफ्यूज तो बहुत पूरा देश कर रहे हो, और कंफ्यूज इसलिए कर रहे हो कि जब से ये लोकसभा सत्र शुरू हुआ है आपने देश के 20 करोड़ लोगों के लिए काम किया है, अभी 110 करोड़ लोगों के लिए काम आपने नहीं किया है। अभी तक स्पीकर महोदय 20 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और मैं जानना चाहता हूं 11 साल अपने गिनिए। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा सवाल है स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसका
हिस्सा है ये सरकार बताए, ये सरकार बताए। और ये बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, स्पीकर सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताइए 24 सीटें खाली हैं कि नहीं खाली हैं अभी? आप क्यों नहीं भर पाए? आपसे नहीं सुनना चाहता हूं कौन भर पाएगा, आप नहीं भर पाओगे। अगर भरने का भरोसा कोई दिला सकता है तो देश के होम मिनिस्टर दिला सकते हैं। आप हिसाब दिला दीजिए हमें भरोसा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है और जो 24 सीटें खाली हैं वो भी भारत की हैं। हम देश के साथ हैं, हम भी। और केवल कश्मीर पे कहना, खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन हम खुशी जानना चाहते हैं कि ऐसी खुशी नागालैंड वाली कब मिलेगी हमें, सिक्किम वाली कब मिलेगी, मिजोरम वाली कब मिलेगी? और जिस तरीके से आपने लोकतंत्र में छल कपट किया है, धोखा दिया है, दबाव बनाया है, आपने बंदूकें ही कर दी साहब। आपने कहा भरोसा दिलाएंगे, अगर वो शब्द अनपार्लियामेंट्री निकाल दीजिए आप, अनपार्लियामेंट्री शब्द निकाल दीजिए। आपने कहा सबका साथ सबका भरोसा, कार्रवाई से निकाल देना, कार्रवाई से निकाल कार्रवाई से निकाल दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर अनपार्लियामेंट्री शब्द तो मैं वापस लेता हूं, लेकिन बल का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? बल का उपयोग कौन नहीं जानता कि क्या फोर्स भेजी है वहां? आप गलियों की तस्वीर हमें क्यों नहीं दिखाते हैं? अगर कश्मीर स्वर्ग है तो हम भी तो स्वर्ग को देख लें, जब उसके लिए इतना बड़ा फैसला हम सब बैठ के ले रहे हैं। हसनैन मसूदी जी